प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड आपके साथ उबैद ताहिर और मोहम्मद नदीम हाजिर खिदमत हैं। हमारा सलाम कबूल कीजिए। और खबरों का आगाज यहां जब कतर से हो रहा है तो यकीनन वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की खबरों के साथ होगा। और इस वर्ल्ड कप की धूम पूरी दुनिया में है, सिर्फ अरबी मुल्कों में ही नहीं, सिर्फ कतर में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। और मुख्तलिफ अंदाज में लोग तैयारियां कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में शरीक होने के लिए और मैचेस से लुत्फानंदोज होने के लिए। और ये जो तैयारियां हैं मुख्तलिफ तरह की हैं। कोई किताब लिख रहा है, कोई कालीन बना रहा है, कहाँ बना रहा है, कौन लिख रहा है, बताता हूँ अभी। तो जिक्र करेंगे सबसे पहले हम एक किताब का जो कि यहाँ कतर में शाई हो गई है और इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर अली शद्दाद अल कहतानी। अरबी में लिखी गई ये किताब और इसमें कतर और वर्ल्ड कप तक पहुंचने का जो इसका सफर है उसको भी पूरी तफसील से बयान किया गया और साथ ही साथ जो चैलेंजेस अभी तक आए और जो आगे आ रहे हैं वो क्या हैं और कतर ने कैसे उनका मुकाबला किया, ये तमाम बातें इस किताब में मौजूद हैं। और ये किताब बेसिकली लिखी तो अरबी में गई है, लेकिन और भी किताबों में और भी जबानों में ये किताब मौजूद है, जैसे कि इंग्लिश में, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज और जर्मन। तो अगर इनमें से कोई भी जबान आप जानते हैं तो जरूर पढ़िएगा ये किताब, ताकि अंदाजा हो कि सन 2010 में जब कतर को अवार्ड किया गया था 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, उस वक्त से लेकर आज तक और अब से लेकर के इख्तिताम तक कतर ने किन किन मुश्किलात का सामना किया और कैसे कैसे उनको पार किया। पोलैंड में होने वाला है हैंडबॉल वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप और पोलैंड और स्वीडन में 2023 में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, लेकिन उसके लिए कल ड्रॉ हो चुका है। और इस ड्रॉ के मुताबिक टोटल जो ग्रुप हैं टीमों के दुनिया की वो हैं 8। ग्रुप ए में स्पेन, मोंटेनेग्रो, चिली और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की टीमें हैं। ग्रुप बी में फ्रांस, पोलैंड, सऊदी अरब और स्लोवेनिया है। ग्रुप सी में स्वीडन, ब्राजील, अफ्रीका 2 और यूरुग्वे की टीमें हैं। और ग्रुप डी में आइसलैंड, पुर्तगाल, हंगरी और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और जिस ग्रुप से हमें सरोकार है वो है ग्रुप ई, जिसमें के कतर की टीम है और कतर के अलावा इसमें है जर्मनी, सर्बिया और अफ्रीका नंबर 5। और ग्रुप एफ में नॉर्वे, नॉर्थ मैसेडोनिया, अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स की टीमें हैं। जबकि ग्रुप जी में अफ्रीका 1, क्रोएशिया, अफ्रीका 3, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ग्रुप एच में है डेनमार्क, बेल्जियम, बहरीन और अफ्रीका 4। अब वो जिक्र जिसका शुरू में मैंने बताया आपको कि कुछ लोग इस वर्ल्ड कप का एहतमाम कर रहे हैं, किताबें लिख करके, आर्टिकल्स तो डेली बेसिस पे आते हैं। और कुछ ऐसी चीजें, इससे पहले इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि लुबनान में एक 1 बाय 1 मीटर का एक बहुत बड़ा पत्थर, एक चट्टान, जिसके अंदर वर्ल्ड कप को पूरा बनाया गया है और उसको उसमें तराश करके तमाम मुल्कों के नक्शे और नाम भी बनाए गए हैं। अब यहाँ पर ईरान से एक खबर आई है और ईरान के जुनूब में वाक़े फारिस नामी सूबे में 10 ईरानियों ने मिल करके, और जाहिर है कि ये आम ईरानी नहीं है बल्कि ये वो लोग हैं जो कालीनबाश या कालीनबाफ जिनको कहा जाता है, जो कि जानते हैं कि कारपेट कैसे बनाई जाती है, कैसे तैयार की जाती है। तो जनूबी ईरान के फारिस सूबे के इन 10 कारीगरों ने मिल करके दुनिया की सबसे बड़ी कालीन तैयार की है। और ये कालीन हमारे लिए इसलिए अहम है क्योंकि इसमें वर्ल्ड कप 2022 का लोगो, उसका कप और कतर का नाम मौजूद है। और आप जानते हैं कि कतर है मेजबान फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का। नवंबर की 21 तारीख से शुरू होगा और 18 दिसंबर तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। पहली बार मशरक़ वुस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में या किसी अरबी मुल्क में ये टूर्नामेंट हो रहा है। और जो बात इस कालीन को, इस कारपेट को और ज्यादा नुमाया और मुमताज बनाती है वो ये है कि इसको हाथ से
तैयार किया गया है, यानी इसमें मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसकी पूरी कढ़ाई और पूरी तैयारी हाथ से की गई है। इसकी जो टोटल जो इसकी लंबाई बताई गई है वो है 105 मीटर, लंबाई चौड़ाई मिलाकर के 105 मीटर। अच्छी खासी है भाई, एक तरफ से देखो, दूसरी तरफ अगर मेरे जैसा बंदा हो बगैर चश्मे के देख भी नहीं सकता, तो इतना बड़ा कालीन। और उम्मीद यही है कि वर्ल्ड कप के दौरान ये कालीन यहां पर कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। फुटबॉल के मैचेस में जो एक चीज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है और बहुत ही जरूरी होता है उस पर नजर रखना, वो ये होता है कि कहीं कोई खिलाड़ी ऑफ साइड तो नहीं हो गया। ऑफ साइड का मतलब ये होता है कि अगर आप जा रहे हैं गोल करने के लिए, लेकिन सामने वाली टीम का कोई भी खिलाड़ी वहां नहीं है, बैक साइड में नहीं है, डी में नहीं है, बाहर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि बॉल और सामने वाली टीम के खिलाड़ी के दरमियान सिर्फ आप हैं। खिलाड़ी पीछे रह गया, बॉल से पहले आप चले गए, तो इसको कहते हैं ऑफ साइड। यानी कि हरीफ टीम का कोई ना कोई खिलाड़ी बॉल के पीछे होना चाहिए, वरना अगर आप पहले निकल गए, बॉल बाद में आई, इसको कहते हैं ऑफ साइड। और ये बहुत ही छोटी चीज, बहुत ही बारीक चीज होती है, मिलीमीटर से इसका फैसला किया जाता है। और इस बार फीफा ने यह फैसला किया है कि वर्ल्ड कप 2022 में, ताकि इस तरह की कोई गलती ना हो, कोई इख्तिलाफ ना हो, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में 12 कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे। 12 कैमरे से इबारत ये एक चलता फिरता, एक कहिए कि एक रोबोट है, एक चीज है कि जो कि 1 सेकंड के 50वें हिस्से में बता देगा कि कौन सा खिलाड़ी ऑफ साइड हुआ, कौन सा नहीं हुआ, यानी कि रेफरी से बहुत तेज। और फीफा ने ऐलान किया है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इस वर्ल्ड कप के लिए जो फुटबॉल तैयार किया गया है, जो बॉल है, गेंद है, वो भी बड़ी खुसूसी है। अर्रहला उसका नाम है। मजीद उसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल तो ये सुन लीजिए कि अफ्रीकी फुटबॉल फेडरेशन ने फैसला किया है कि अफ्रीकन नेशंस कप 2023 को, जो कि होना था जनवरी 2024 तक होना था कोट दीवार में, अब उसको थोड़ा सा और पीछे लेकर के चले गए हैं और उसको बजाय गर्मियों के अब सर्दियों में किया जाएगा, क्योंकि गर्मियों में कोट दीवार में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और इन बारिशों में मैचेस बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। लिहाजा फैसला यही किया गया है कि कुछ महीने और अफ्रीकी फुटबॉल शौकीन को इंतजार करवाया जाए। जिस फुटबॉल का मैं जिक्र कर रहा था और जिस ऑफ साइड का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें बॉल खुद एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली है। और देखें टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है और कितना आसान बना दिया है समझने के लिए चीजों को, और कितना मुश्किल बना दिया है खिलाड़ियों के लिए खेलने को, क्योंकि अब कोई चीज छुप नहीं सकती है। और फीफा का जो बयान आया इस हवाले से कि एडिडास ने जो अर्रहला नामी ये फुटबॉल तैयार की और जो कर रहा है, उसके अंदर ही ऐसी चिप लगा दी जाएगी कि वो चिप तमाम सिग्नल भेजेगी वीडियो कैमरे को, और वो वीडियो कैमरा बता देगा रेफरी को कि भैया हुआ क्या है। तो यानी कि जो फुटबॉल जो कि आपके पाँव में है और जिसको कि नचाते आप घूम रहे हैं, अब वो आपको नचाएगी। चलते हैं टेनिस की दुनिया में और जिक्र करेंगे विंबलडन का। जी हां, साल का तीसरा बड़ा ग्रैंड स्लैम। और यहां पर पहले जिक्र करेंगे मर्दों के सिंगल्स के जुमरे के मुकाबलों की। इंग्लैंड में होने वाला ये टूर्नामेंट आज चौथे राउंड के मुकाबलों में इस वक्त बल्कि मुकाबले ये जारी हैं, और मर्दों के इन मुकाबलों में आमने सामने हैं बेल्जियम के डेविड गॉफिन और फ्रांसिस जो के हैं अमेरिका के। दोनों ही अब से कुछ देर पहले तक 2-2 सेट जीत चुके थे, यानी कि अब इनका फैसला आखिरी सेट में होना है। कुछ ही देर में उम्मीद है कि हो जाएगा। एक और मैच जारी है अमेरिका के टॉमी पॉल और
यूके के कैमरन नोरी के दरमियान। कैमरन 9 सीडेड हैं, जबकि टॉमी पॉल 30th सीडेड हैं, यानी कि 30वें नंबर पर हैं इस टूर्नामेंट में। 1-0 से फिलहाल आगे थे कुछ देर पहले तक यूके के खिलाड़ी, लेकिन अभी तो लंबी कहानी बाकी है। एक और मुकाबला जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं और 10 सीडेड हैं, उनका हो रहा है स्पेन के कार्लोस के साथ जो कि 5th सीडेड हैं। फिलहाल इटली के खिलाड़ी 1-0 से आगे चल रहे थे। और एक और बड़ा मुकाबला जो अब से कुछ देर के बाद, तकरीबन 15 मिनट के बाद शुरू होने वाला है। सर्बिया के टॉप सीड नोवाक जोकोविच का मुकाबला होने वाला है नीदरलैंड्स के टिम वैन के साथ राउंड 4 का। और अंदाजा यही है कि नोवाक जोकोविच कोई गलती नहीं करेंगे और अपने हरीफ को कोई मौका नहीं देंगे। खवातीन के सिंगल्स मैचेस की बात करें तो चेक रिपब्लिक की मैरी ने अपना मैच जीत लिया है आज। फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया को उन्होंने सीधे सेट्स में 7-5 और 6-2 से शिकस्त दी है। इसी तरह से एक दूसरे मैच में जर्मनी की मारिया ने बाजी मारी है, उन्होंने अपनी हरीफ लात्विया की एलिना को शिकस्त दी है। पहला सेट तो वो हार गई थी 7-5 से, लेकिन फिर अगले दोनों सेट 7-5 और 7-5 से जीता है। और दिलचस्प बात यह है कि राउंड 4 का ये मुकाबला, इसके तीनों सेट टाई ब्रेकर पर जाके खत्म हुए। और कुछ टूर्नामेंट हैं जो कि इख्तिताम को पहुंचे हैं कल। सिर्फ फाइनल का हाल हवाला आपको बताता हूं। मर्दों का चैलेंजर सीरीज जर्मनी के शहर लोदेनशीद में होने वाले फाइनल मैच में सर्बिया के मेजोविच हमद ने बाजी मारी और उन्होंने चाइना के जीशेन जियांग को सीधे सेट्स में 6-1 और 6-2 से शिकस्त दी। फ्रांस के शहर टोरिस में होने वाले एटीपी चैलेंजर सीरीज के फाइनल मैच में अर्जेंटीना के टोरिस ने बाजी मारी है और उन्होंने अपने सामने वाले खिलाड़ी, अपने हरीफ जर्मनी के बेंजामिन हसन को 2-0 से यानी कि सीधे सेट्स में हरा दिया है। विंबलडन में ही रहते हैं और मिक्स डबल्स की बात करते हैं। और यहाँ पर जो मुकाबला आप सब के लिए, आप में से बहुत सौ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आज खेला जाने वाला है। और ये मुकाबला है भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया की पेविच की जोड़ी का। और उनके सामने हैं क्रोएशिया के डोडिंग और ले चेन। अब देखते हैं कि इनमें से कौन कहां तक पहुंचेगा। सानिया मिर्जा एक लंबे अरसे से किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी हैं। इस बार उम्मीद है कि राउंड ऑफ 16 को क्लियर करेंगी तो एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल में तो आ ही जाएंगी। और अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। जिक्र करेंगे भारत और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले तारीखी टेस्ट मैच का। और तारीखी इसलिए है कि अगर भारत ये जीत गया ये मैच तो सीरीज जीत जाएगा। ये मैच बहुत पहले होना था, कोविड की वजह से इसको मुलतवी कर दिया गया था और अब ये मैच खेला जा रहा है बर्मिंघम में। सूरत हाल ये है कि भारत की टीम ने अपनी पहली पारी में बनाए थे 416 रन, जिसमें कि ऋषभ पंत ने शानदार 146 रन और रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन 104 रन की बड़ी पारियां खेली थी, जिनकी बदौलत भारत 416 रन बनाने में कामयाब हुआ था। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के वेटरन फास्ट बॉलर एक बार फिर से 5 फॉर लेने में कामयाब हुए, यानी कि 5 विकेटें उन्होंने ली 60 रन दे करके। जबकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी ज्यादा मुतासिर न कर सकी। सिर्फ जॉनी बैरस्टो ही तने तनहा ऐसे प्लेयर थे जो कि जम के खेले। उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 140 बॉलों पर 106 रन बनाए और अपनी टीम को संभाला। दीगर प्लेयर्स में ब्लिंक्स ने 36 रन बनाए, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने 25 रन बनाए और 31 रन जॉय रूट के बल्ले से निकले और जो खिलाड़ी हैं वो जमकर ना खेल सके और इंग्लैंड की पूरी टीम 284 रन बना करके आउट हो गई। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह जो कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तान भी हैं, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड बनाया और ब्रॉड के करियर में एक ऐसी चीज का इजाफा कर दिया जिसको ब्रॉड भूलना चाहेंगे और वो ये कि
टेस्ट की तारीख का सबसे महंगा ओवर रहा ब्रॉड का, और उसका सहरा जाता है जसप्रीत बुमराह के सर, जिन्होंने 29 रन उस ओवर में बल्ले से मारे और बाकी जो 6 रन थे वो बाई और वाइड से मिले टीम को, यानी कि क्रिस ब्रॉड का ओवर 35 रन का रहा, जो कि टेस्ट की तारीख का महंगा तरीन ओवर साबित हुआ। अब भारत कर रहा है बल्लेबाजी दूसरी पारी की। विराट कोहली एक बार फिर से रहे हैं नाकाम और दूसरी पारी में भी 20 रन बना करके स्टोक्स का शिकार, बेन स्टोक्स का शिकार बन गए हैं। जॉय रूट ने उनका कैच लिया है, हनुमान विहारी बैरिस्टो ने कैच लिया, ब्रॉड ने उनको आउट किया। 11 के निजी स्कोर पर चेतेश्वर पुजारा फिलहाल डटे हुए हैं, 96 बॉल्स खेल चुके हैं, 33 रन बनाए हैं। शुभन गिल 4 रन बना करके आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे। ऋषभ पंत इस वक्त चेतेश्वर पुजारा के साथ मौजूद हैं क्रीज पर। अब से जरा देर पहले तक 77 रन 3 विकेटों के नुकसान पर भारत की टीम बना चुकी थी और ओवरऑल उसकी लीड 212 रन की हो चुकी है। और अगर क्योंकि तीसरे दिन का खेल जारी है, 2 दिन अभी बाकी हैं, तो एटलीस्ट आज और कल का कम से कम आधा दिन भारतीय टीम को खेलना होगा अगर उसे ये मैच जीतना है, और मैच ही नहीं बल्कि सीरीज भी अपने नाम करनी है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जो कि कोविड की वजह से शामिल नहीं हो सके थे इस टेस्ट मैच में, अब वो फिट हो गए हैं, इन्हें नेगेटिव करार दिए गए हैं और अब वो T20 खेलते हुए आपको नजर आएंगे। अलबत्ता जो T20 आज खेला जा रहा है प्रैक्टिस वाला मैच, उसमें वो शामिल नहीं है और अगले मैचों में वो आपको, यानी कि जब T20 सीरीज का बाकायदा आगाज होगा तो उसमें वो आपको जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। अलबत्ता विराट कोहली, बुमराह, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ये सेकंड गेम से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। T20 जो कि T20 इंटरनेशनल्स हैं स्टार्ट हो रहे हैं जुलाई 7 से, और ये जो टेस्ट मैच है जुलाई 5 को अगर अपने वक्त पर जाके खत्म हुआ तो पहुंचेगा, जिस टेस्ट मैच का हाल हवाल अभी मैं आपको बता रहा था। और कोविड के कई खिलाड़ी और भी शिकार हो रहे हैं दुनिया भर में, और अगर हम क्रिकेट का जिक्र करें तो न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सेंटनर लेटेस्ट हैं, जो कि पॉजिटिव करार दिए गए हैं और कल उनका रिजल्ट आया था पॉजिटिव का। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि आयरलैंड के साथ खेलनी है सीरीज न्यूजीलैंड की टीम को, और उसके बाद न्यूजीलैंड की ये टीम जाएगी वेस्ट इंडीज। लेकिन अब सेंटनर इस टीम का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह इश सोदी को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। जो इनका टूर है आयरलैंड का स्टार्ट होगा ओडीआई के साथ, जो कि पहला ओडीआई होगा 10 जुलाई को, और उसके बाद अगर वो फिट हो जाते हैं तो फिर आ जाएंगे, वो अपनी टीम के साथ शामिल हो जाएंगे। तो 3 ओडीआईज हैं जो कि 10, 12 और 15 जुलाई को खेले जाएंगे। उसके बाद बेलफास्ट में होंगे 3 T20 18, 20 और 22 जुलाई को, और फिर न्यूजीलैंड की टीम जाएगी कहां? स्कॉटलैंड, यानी कि सिर्फ आयरलैंड नहीं बल्कि स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स भी इस दौरे में शामिल हैं। और जो स्क्वाड है उसमें उसकी कप्तानी कर रहे हैं टॉम लेथम, जो कि विकेट कीपर भी हैं और ओपनिंग भी करते हैं। चलते चलते जिक्र करेंगे हम खवातीन के हॉकी वर्ल्ड कप का। जी हां, खवातीन का हॉकी वर्ल्ड कप भी हो रहा है और ये खेला जा रहा है स्पेन और नेदरलैंड्स में। भारत की टीम है पूल बी में और भारत का मुकाबला आज अपने पहले मैच में था इंग्लैंड के साथ। हालांकि जो रेटिंग है उसमें भारतीय टीम पीछे है, लेकिन मैच में पीछे नहीं रही और टक्कर का मुकाबला किया और दोनों टीमें एक एक गोल कर सकी, यानी कि मैच हो गया ड्रॉ। ओवरऑल जो रेटिंग है उसमें भारतीय टीम 6 नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड की टीम 4 नंबर पर है, लेकिन मैच एक एक गोल से ये रहा ड्रॉ। और दीगर जो टीमें हैं उनके जो पूल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जो खवातीन के वर्ल्ड कप 2022 के लिए ड्रॉ हुआ था वो फरवरी की 17 तारीख को हुआ था। पूल ए में इस ड्रॉ के मुताबिक नेदरलैंड्स, जर्मनी, आयरलैंड और चिली की टीमें हैं। पूल बी में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया और चाइना है। पूल सी में अर्जेंटीना, स्पेन, साउथ कोरिया और कनाडा की टीमें हैं।
और ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान और साउथ अफ्रीका पूल डी में है। और ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है 2 यूरोपीय मुल्कों में, यानी कि स्पेन और नेदरलैंड्स में। भारत के जो मुकाबले हैं, आज का तो खैर हो चुका, ये रहा बराबर 1-1 गोल से। अब 5 जुलाई को भारत का मुकाबला चाइना के साथ खेला जाएगा। उसके बाद 7 जुलाई को भारतीय खवातीन हॉकी टीम का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड की खवातीन के साथ। और फिर उसके बाद मैचेस आगे बढ़ जाएंगे, टूर्नामेंट आगे बढ़ जाएगा, क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे, पोजीशन मैचेस होंगे 12 से लेकर के 14 जुलाई तक। उसके बाद सेमीफाइनल्स और कुछ और पोजीशन मैचेस खेले जाएंगे 16 और 17 जुलाई को। और अंजाम कार जुलाई 18 की तारीख आएगी, जब पता लग जाएगा कि 2022 में खवातीन की हॉकी चैंपियंस कौन है, कौन सी टीम, कौन सा मुल्क, कहां की लड़कियां। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से अब इजाजत दीजिए उबैद ताहिर और मोहम्मद नदीम को। और हमेशा की तरह कि अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि फिट रहेंगे तो ही हिट रहेंगे। अल्लाह हाफिज। जब शाम के साए ढलते हैं तेरे आने की जब खबर, तो फिजा में सुकून छाने लगता है। चुपके चुपके रात, हवा मध्यम मध्यम चलने लगती है। ठंडी चांदनी और झिलमिल करते तारों में नर्म सुरों का जादू, शाम गज़ल। अपना सफर जारी रखते हुए खूबसूरत गज़लों का ज़मीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में